हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिकल केमिस्ट्री के बारे में। आप सभी को इन्फॉर्मेशन होगी भी, केमिस्ट्री की आपकी एग्जाम दोबारा होने वाली है शेखावट यूनिवर्सिटी के लिए। तो उसके अंदर एक पोर्शन होता है मैथमेटिकल केमिस्ट्री का, उसमें उसके सवाल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं उसके अंदर। मेजरली कुछ क्वेश्चंस लॉग से आते हैं, इसके अलावा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, अवकलन समाकलन से, पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय से कुछ सवाल आते हैं। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से कम सवाल देखने को मिले हैं अभी तक, जो भी प्रीवियस ईयर वगैरह देखते हैं उनमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सवाल नहीं आए हैं। बाकी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट का ये टॉपिक कवर किया होता है। प्रोबेबिलिटी से कई बार सवाल देखने को मिल जाते हैं। अगर इस बार जो आपका पेपर हुआ था, जो रद्द हुआ, उसके अंदर जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बताया है उसमें यही बताया गया है कि जो मेजर क्वेश्चन थे वो किससे थे, लॉग एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से। इसके साथ एक चीज और थी भी, लाइन, रेखा का समीकरण क्या होता है, या लाइन में स्लोप ढाल कैसे निकाली जाती है, क्या होती है, इनसे रिलेटेड काफी सवाल देखने को मिले हैं। तो जो ऊपर वाले तीनों टॉपिक्स हैं इन्हीं से मेजर सवाल देखने को मिले हैं, तो ये तो कवर करने ही करने हैं अभी। अब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस बार जैसे सवाल आए वैसे ही अभी भी आए भी। तो जो चीजें सिलेबस के अंदर है सारी चीजें कवर करनी है आपको। अब मैं एक बार फिर से आपको ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करवा देता हूँ। इस बार जो टेस्ट एग्जाम हुई है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले नहीं होंगे मैथमेटिकल केमिस्ट्री के, जो आपसे नहीं हुए होंगे, या जिस टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस न किए हों। तो क्वेश्चन सारे डिस्कस हो चुके थे, फॉर्मूलाज वही रहने हैं, बस वैल्यू चेंज होनी है मैथमेटिकल क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले टॉपिक वाइज चल लेते हैं, अभी लाइन से डिस्कस कर लेते हैं रेखा के बारे में। पहला ही क्वेश्चन यही था कि रेखा का समीकरण क्या होता है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमेशा जब भी आपको इस फॉर्म में इक्वेशन ना हो तो इस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेना है भाई। यहां m क्या होगा, इसको बोलेंगे स्लोप। ये क्या है भाई, ढाल है। जो भी आपको रेखा दी गई है, जैसे मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैं गौर भाई बायो वाले स्टूडेंट्स ज्यादा करना। इस बार कितने क्वेश्चन आए थे, 12 से 13 क्वेश्चन आए थे शायद, 60 में से आपके ओनली केवल किसके, मैथमेटिकल के। तो वही चीज है भाई, जरूरी कुछ नहीं है कि 12-13 सवाल ही आएंगे, लेकिन कवर इस टाइप से करो कि इतने सवाल दोबारा भी अगर आ जाते हैं तो वो अच्छे से कवर हो जाए। मैथ वालों के कभी दिक्कत नहीं आती हुई इन सवालों में। अब इसका मतलब क्या है कि इसका कुछ ना कुछ स्लोप भी होगा क्या। अरे ये जो इस अक्ष के रेस्पेक्ट में इसका जो ढाल है ना, ये एंगल होता है। ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो स्लोप को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये जो एंगल है ना, इसका टेन कंपोनेंट निकालेंगे, वही किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ढाल को प्रदर्शित करेगा। सी यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, काट होती है। जैसे यहाँ इंटरसेप्ट ये है क्या, वाई एक्सिस के ऊपर, इसको क्या बोल देते हैं, इंटरसेप्ट वगैरह। बहुत ज्यादा ऐसे भी सवाल नहीं आते हैं, बस एग्जैक्ट मैं सवाल बता देता हूँ किस फॉर्म में पूछे गए हैं या किस फॉर्म में जनरली पूछे जाते हैं। इस बार एक तो सवाल यही था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या होती है, स्लोप होती है। अब किसी भी कर्व की स्लोप निकालने के लिए कहा जाए तो सेम तरीके से निकालोगे। अब मुझे ये बताओ, दो समांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, क्या दोनों की स्लोप सेम होगी क्या, क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही होगी क्या। तो यहाँ पे अगर ये कह दिया जाए कोई भी पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखाएं हैं, इसको फर्स्ट लाइन बोल देते हैं, इसको सेकंड लाइन बोल देते हैं, तो इनकी स्लोप हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। पैरेलल लाइन समांतर रेखाओं का ढाल क्या होता है, बराबर होता है। ये भी सवाल था। एक स्लोप को टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी किसकी रिप्रेजेंटेशन है, स्लोप की रिप्रेजेंटेशन है। स्लोप को इस तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है। देखो कंपेयर करने की कोशिश करना एक बार। मैं एक बार इंटरसेप्ट को भूल जाता हूँ, यहाँ से m की वैल्यू y अपॉन x की फॉर्म में आनी चाहिए ना। तो कोऑर्डिनेट्स जब भी होंगे तो कोऑर्डिनेट्स में भी y अपॉन x की ही फॉर्म में आएगी कौन, स्लोप। ये y अपॉन x की फॉर्म है। दो पॉइंट्स के, दो बिंदुओं के आपको क्या दिए हुए हों, कोऑर्डिनेट दिए हुए हो, निर्देशांक दिए हुए हो, y2 y1, मतलब कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है आपको, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा होगी। उस रेखा की अगर ढाल पूछ ली जाए, स्लोप पूछ ली जाए, फॉर्मूला क्या होगा,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर वैल्यूज गिवन हो तो इसके अंदर डायरेक्टली पुट कर देना है। पैरेलल वाला कंसेप्ट समझा दिया मैंने। कोई भी दो रेखाएं अगर समांतर हैं उनकी ढाल हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। अब मैं चलो कोई भी एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहां पे स्लोप पूछ ली जाए, m का आंसर डायरेक्टली आ गया, कितना आया 2। या फिर चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 3। ये क्वेश्चन हो गया क्या? यहाँ पे स्लोप कितनी है, m इज इक्वल टू 1 है क्या? और हार्ड अगर सवाल बनाना चाहें इसी से तो इसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं क्या हम? यहां अगर पूछ ले कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो अभी बताया था अभी थीटा एंगल बनाएगा क्या, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अरे टेन थीटा की तो वैल्यू होती है 45 डिग्री, तो यहां से थीटा की वैल्यू भी निकाली जा सकती थी। अलग अलग फॉर्म में इसी एक इक्वेशन से सवाल देख लिए क्या हमने। कुछ और कॉम्प्लिकेट करें तो ऐसा बोल देगा भी, क्या बोल देंगे, जैसे बोल देते हैं भाई 3y इज इक्वल टू 6x प्लस 4। तो यहां से अगर स्लोप पूछ ली जाए तो स्लोप शायद थोड़ी है नहीं, अभी स्लोप इसकी 6 नहीं है, इसका रुकी किस फॉर्म में लेकर आना है हमेशा, ये एक इक्वेशन याद रखना, हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अकेले y करना है तो 3 से दोनों तरफ इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। y कितना आ गया 6/3x प्लस 4/3। इसको 2 भी लिख सकते हैं क्या, यही क्या हो गई अपने पास स्लोप m। स्लोप की वैल्यू यहां भी कितनी आ गई 2। इनसे रिलेटेड कोई सवाल गलत नहीं होगा भी अभी से आपका। ये सारी चीजें अगर आप देख लेते हो तो लगभग क्वेश्चंस इनकी हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे जो आपकी एग्जाम में आते हैं। अब मैथ वाले बच्चे सोचते होंगे कि सर इतने आसान सवाल क्यों आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि बायो वाले स्टूडेंट्स का भी कॉमन पेपर होता है केमिस्ट्री का। तो स्लोप के बारे में, इस लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में मैंने जितनी चीजें बताई हैं, इनसे जो भी सवाल आए थे वो सारे सारे सॉल्व हो गए होंगे, और एक आधा सवाल होगा। तो बाकी हमारे पास कुछ लिखे हुए हैं अभी स्टूडेंट्स के, तो उनमें मैं और देख लेता हूँ अगर लाइन का कोई और इसके अलावा एक्स्ट्रा सवाल है। एक तो यही था लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक ये था कि ढाल कैसे निकाली जाती है, तो ढाल को टेन थीटा भी बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी लिखा हुआ है। हाँ एक सवाल ऐसा था भाई, दो रेखाएं पैरेलल हैं तो उनकी ढाल कितनी होगी, तो ढाल मैंने लिख रखी है, पैरेलल जब भी होती है उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है भाई। एक सवाल था कुछ 2x माइनस वाई इजिकल टू 3, तो उसका स्लोप निकालना था। क्या दिया हुआ आपको 2x माइनस वाई इजिकल टू 3, क्या करना होता है y इजिकल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। y को उधर लेकर चले गए, y इजिकल टू 2x माइनस 3 ऐसा लिख सकते हैं। स्लोप कितना आ गया 2, वैसे ही सवाल है ना, एग्जैक्ट करवाई रखा भी एक तो y इजिकल टू 2x प्लस 3। अरे चाहे y इजिकल टू 2x प्लस 3 हो चाहे माइनस 3 हो, स्लोप या ढाल के ऊपर कोई फर्क पड़ता है कि यहाँ यही क्या है अपने पास स्लोप है। समझ गए, लाइन से सारी चीजें क्लियर होंगी। जो क्वेश्चन आए हों सारे क्वेश्चन भी आपके एक तरीके से रिवाइज हो गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉग से। लॉग से काफी सवाल देखने को मिले भी, ठीक ठाक लेवल के सवाल देखने को मिले। जनरली जो पूछे जाते हैं उनसे थोड़े से टफ थे बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए वो सवाल, वो भी देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं जनरली लॉग की प्रॉपर्टीज ही लिखवाई जाती है हर क्लास में, और वो लॉग की प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्टली उन प्रॉपर्टीज से सवाल बनते हैं या फिर उनकी हेल्प से कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी लॉग में वैल्यू और बेस सेम होना, जैसे log a टू द बेस a, इसको ऐसे पढ़ा जाता है log a टू द बेस a, ये बेस होता है, ये बाद में बोला जाता है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी। अब चाहे सवाल कैसे पूछ ले, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें कह देगा log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, log e टू द बेस e की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ऐसे ही चाहे हजार चीजें लिख दे, log 1000 टू द बेस 1000 कितना होगा 1 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है log m टू द पावर n को क्या लिख सकते हैं, n log m लिखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल भी अगर देखना चाहो, इसके एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, जैसे log 9 लिखा हुआ है अपने पास एग्जाम में सवाल क्या आया, मान लीजिए log 9 लिखा हुआ है, log 9 को और क्या लिखा जा सकता है, तो 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया गया, क्या ये इसी फॉर्म में आ गया क्या log m की पावर n।
तो इस सी को और क्या लिखा सकते हो, 2 log 3। समझ में आ गई क्या अभी वैल्यू? अगर log 3 की वैल्यू गिवन होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू भी ला सकते थे क्या आप? जैसे मान लीजिए log 3 कुछ भी होता, log 3 को अगर अक्स लिखा हुआ होता क्वेश्चन के अंदर, तो log 9 कितना हो जाता, 2 अक्स हो जाता क्या? अक्स कुछ भी हो सकता है। अभी समझ में आया क्या? ऐसे इस तरीके से सवाल बन सकता है इस प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है log m इंटू एन। जब भी ये मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, ऐड हो जाते हैं भी ये, log m प्लस log n। और जब भी ये डिवाइड में हो तब ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही है। अभी कैसे सेम है? log m बाई n को क्या लिख सकता हूं मैं, अरे ये अपॉन में है क्या, अपॉन में इसकी पावर कितनी है +1, ऊपर जाएगा इसकी पावर -1 हो जाएगी क्या? इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ log m इंटू एन की पावर -1, ऐसा लिख सकते थे क्या इसी चीज को? अगर इसको ऐसा लिख सकते थे तो log m इंटू एन की तो प्रॉपर्टी पता है क्या हमें कितनी होती है, log m प्लस log n की पावर -1। पावर सामने आ जाती है क्या? अभी हमने लिखा है क्या, m की पावर n होगी तो किसको क्या लिख सकते हैं, n log m। तो ये पावर -1 है क्या, ये -1 यहाँ क्या जाएगी क्या, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा क्या? अरे एक से मल्टीप्लाई करें चाहे नहीं करें कोई फर्क पड़ता है क्या? बात समझ में आई क्या? इस log m बाई n को ऐसा लिख सकते थे। ये अगर केवल एक प्रॉपर्टी, ये एक गुण धर्म याद होता तो भी लिख पाते क्या? ये सवाल आया था शायद आपके इस बार, log a बाई b ऐसा कुछ लिखा हुआ था। log a बाई b को क्या लिख सकते हो, तो डायरेक्टली क्या कह देते, log a माइनस log b लिख सकते थे ना भाई। m और n की जगह कुछ ही लिख दे। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं log x m, तो इसको log x माइनस log m लिख दो। इतना तो कॉमन सेंस है भाई आप सभी में, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते थे भी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं इनको नोट कर लो। ये आपके कुछ सवाल आया था इस फॉर्मेट में, आसान था भी आंसर। यही प्रॉपर्टीज मैंने, अगर आपको याद हो तो एग्जाम से पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। और ये प्रॉपर्टीज लिखने के बाद एक क्वेश्चन देता हूँ भी मैं, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। जैसे मान लीजिए log 2 की वैल्यू गिवन आपको, कितनी गिवन है, मान लीजिए 0.3010 गिवन है। एग्जाम्पल के लिए बोल देता हूँ भी मैं, log 3 की वैल्यू बोल देते हैं 0.4771 गिवन है मान लेते हैं। और आपसे किसकी वैल्यू पूछ ली, log 24 की वैल्यू पूछ ली। तो ये वैल्यू बतानी है अभी आपको कि log 24 क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, पहले ये प्रॉपर्टीज नोट कर लो एक बार के लिए। तो जो भी सोल्व कर रहे हैं वो भी वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, इसमें इन सारी प्रॉपर्टीज का पता चल जाएगा। इसको देखो, log 24 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 8 3 24 होता है क्या, तो 8 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या इसको? अरे ऐसा लिख सकता था ना मैं इसको। log m इंटू एन की प्रॉपर्टी काम में लेंगे यहाँ पर, तो log m इंटू एन की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m प्लस log n। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log 8 प्लस log 3, ऐसा लिख सकते हैं क्या? log 3 की वैल्यू है क्या हमारे पास? अरे ये चीज तो अपने आप आसानी से आ गई क्या, इतनी चीज तो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, log 8 की। 8 की वैल्यू तो नहीं है अभी अपने पास, लेकिन किसकी है, log 2 की वैल्यू तो है क्या, है भी। तो log 2 को क्या लिख सकते हो, इसको log 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 का क्यूब भी है क्या ये, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के क्यूब को ही 8 बोलते हैं क्या? इतनी आसान चीजें थोड़ी बतानी पड़ेंगे रे तुम्हें। ये क्या हो गया, log 3। क्या ये प्रॉपर्टी है क्या अपने पास? कौन सी प्रॉपर्टी अभी देखो यहाँ लिखी हुई, log m की पावर कितनी हो n, तो उसको क्या लिख सकते हैं, n log m। तो मतलब 3 log 2 प्लस log 3। इस तरीके से सवाल कर सकते थे क्या? ऐसा कोई सवाल आया नहीं होगा, सवाल आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको खुद से सोल्व कर लेनी है अभी, log 12 की वैल्यू कितनी आएगी वो सब लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना अभी, log 12 की वैल्यू कितनी आएगी इस सवाल के अंदर अगर हम सोल्व करें तो। बाकी बात सेम ही है, log 24 निकाल चुके हो, log 12 कितना आएगा वो चीज आपको इसके अंदर
सोल्व करनी है। ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई क्या भाई? इनको नोट करो, बाकी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर इनके अलावा कोई एक आधा क्वेश्चन आया हो तो उसको और डिस्कस कर लेते हैं। ये लोग ए बाई बी का सवाल आया था, वो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक बेस चेंज की प्रॉपर्टी और होती है, जैसे मान लीजिए मैं बोल देता हूँ log m टू द बेस n दिया हुआ आपको, तो इसको आप डिवाइड में लिख सकते हो log m बाई, चलो इसको मैं मिटाता हूं भी, इधर से इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं मैं, और यहां ये प्रॉपर्टी आपको और बता देते हैं अभी बेस चेंज की। जैसे मान लीजिए log a टू द बेस b ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हो भी, log a बाई log b। बस दोनों का बेस आपको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जैसे यहां 10 लिखूं तो यहां भी क्या लिखना है, 10 लिखना है। यहां अगर मैं अक्स लिखूं तो भी क्या लिखना है, अक्स ही लिखना है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो भी, log a टू द बेस अक्स अपॉन log b टू द बेस अक्स। समझ गए भी? इसको ऊपर लेकर जाओगे ये किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मतलब इसी को और क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस 10 इंटू log 10 टू द बेस, बेस क्या हो जाएगा ऊपर जाती वैल्यू बन जाएगी, और जो वैल्यू थी वो किस में आ जाएगी, बेस में आ जाएगी। समझ गए भी? ऐसा ही कुछ सवाल था आपका, जो एग्जाम के अंदर कुछ सवाल आया था वो कुछ इसी फॉर्मेट में आया था। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, इसको क्या लिख सकते हो, सेम उसी फॉर्मेट में आएगा क्या, अरे 10 की जगह x है क्या बस, तो यहाँ कितना आ जाएगा log x टू द बेस b। समझ गए? तो ऐसा कुछ सवाल आए तो उसको भी आपको नोट कर लेना है। अभी एक सवाल था भी, ठीक सवाल था, जैसे log, मैं कोई भी वैल्यू बोलूं, आपके जो एग्जाम में आई थी कुछ कैसी थी वैल्यू, 6024 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू गिवन थी आपको कुछ 3.779। ये क्वेश्चन है अभी, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहो, क्या ये देखते ही आपको हार्ड लगा था क्या ये सवाल? अरे ये सवाल हार्ड है या इन सारी प्रॉपर्टीज के हेल्प से हो सकता है? ये सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी आपकी मैथमेटिकल क्लास हुई उन सब में लिखी है हमने, ये सब प्रॉपर्टीज सेम ऐसी की ऐसी लिखी है अभी, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के हेल्प से ये सवाल हो जाएगा। आपसे वैल्यू पूछी किसकी गई थी, log 602.4, इसकी वैल्यू पूछी थी आपसे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। कैसे पता लगाओगे भी इसकी वैल्यू, इसको क्या लिख सकते हो, log 6000 बटा 10 लिख सकता हूं क्या मैं इसको, अरे 6024 बटा 10, सॉरी, क्यों, क्योंकि इस 10 से डिवाइड किया तभी तो पॉइंट आया, इस पॉइंट को करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, log 6024 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10, क्यों, क्योंकि m बाई n की फॉर्म में गया। अरे यहां मैंने बेस लिखे नहीं है, यहां मैंने बेस स्पेसिफाई किया है क्या, क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ बेस कुछ भी हो उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ बेस को मैंने स्पेसिफाई इसीलिए नहीं किया कि बेस की वैल्यू चाहे तुम कुछ भी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ना था भाई। यहाँ देखो क्या किया गया, बेस कितना लिया इसके अंदर 10, तो log 602.4 टू द बेस 10 की वैल्यू हमें निकालनी थी। इसी को मैंने सेम इस फॉर्मेट में लिख लिया, क्या 6024/10 लिख सकते हैं क्या इसको, log m बाई n की फॉर्म में आ गई क्या, log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। क्या इसकी वैल्यू सबको पता है, इसकी वैल्यू देखो सबसे ऊपर लिखी हुई, log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन थी क्या आपको, आंसर कितना आ जाता है 3.779 माइनस 1, आंसर कितना आ गया 2.779। यह आंसर आ गया क्या भी, ये बहुत से बच्चों का गलत हुआ होगा। गलत होने का कारण क्या था कि आपने देखते ही ऐसा लग गया कि यार ये सवाल ही क्या है, सवाल हार्ड थोड़ी था। अरे बस प्रॉपर्टीज आपको काम में ढंग से लेनी आनी चाहिए कि भाई ये प्रॉपर्टी है तो ये काम में कैसे है, ये वो काम में लेने के लिए इतने एग्जाम्पल आपको करवाए जा रहे हैं। और कोई क्वेश्चन भाई, तो लगभग इतने ही क्वेश्चंस थे भाई लॉग के बारे में। एक लॉग, और कौन सा सवाल, log 1 टू द बेस a, log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होती है भाई, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी ये प्रॉपर्टीज इतनी है वो नोट कर लो, नोट कर ही ली होंगी भी। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की।
अवकलन और समाकलन, इनसे भी काफी सवाल देखने को मिले थे। डिफरेंशिएशन बहुत आसान चीज है, कब तक, जब तक वो बेसिक लेवल पर की जाए, और वही बेसिक लेवल तक आपसे पूछी जा रही है। अरे अवकलन और समाकलन आसान चीज है, कब तक, जब तक, मैं केवल ये कह रहा हूं अक्स की घात n का ही आपको डिफरेंशिएशन करना है, तब तक किसी को कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। डिफरेंशिएशन अवकलन की बात की जाए, बायो वाले भाई इनसे घबराए नहीं, अवकलन समाकलन आपके नहीं पढ़े हुए होते हैं 10th के बाद, आपके कभी ये चीजें काम में ही नहीं आई। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, देखो ये चीज होती इसलिए है कि केमिस्ट्री में सर मैथ का क्यों, क्या काम हमें क्यों पढ़ाई जाती है, वो इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री से भी एमएससी वगैरह करने का अगर कुछ सोचो, तो केमिस्ट्री के अंदर भी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको काफी हद तक कौन सी चीजें काम में आती हैं, ये बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स काम में आती रहती है। तो उसके लिए ये चीजें होती है। डिफरेंशिएशन अवकलन अगर किया जाए किसका, अक्स के रेस्पेक्ट में, मैं अक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये कितना होता है, n x की पावर n-1। ये सवाल जनरली देखने को मिलता है, इसकी हेल्प से ही जनरल काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी अगर आप सारे फॉर्मूलाज याद करने की कोशिश भी करोगे, देखो मैथ्स वाले स्टूडेंट को तो याद होते हैं, अरे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को याद होते हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स को अगर मैं सारे फॉर्मूलाज लिख दूंगा, वो सारे आपको काम में नहीं लेने आएंगे। बाकी मैं सवाल करवा दूंगा भी उसके भी। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये सारी चीजें याद होती है मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को, बायो वाले स्टूडेंट को वो चीजें नहीं याद होती हैं। तो जनरल जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, कम से कम उतनी तो याद करके जाओ कि वो सवाल नहीं छूटे। बाकी 10 सवाल छोड़ने का ऑप्शन आपके पास पहले भी था और अब भी रहेगा भी। इससे सवाल किस फॉर्म में आ सकता है, जैसे मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, या इसका डिफरेंशिएशन, या इसके लिए इसको मैंने y बोल दिया, मैं कह देता हूं dy/dx की वैल्यू क्या होगी। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करोगे, y ये कंप्लीट है क्या, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आ गया आएगा भी, अरे n 2 आ गया तो आ गया भी, n-1, n मतलब 2-1, तो x की पावर 2-1 1 ही बचेगी क्या, इसको डायरेक्टली कितना लिख सकता था 2x। यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है क्या, 1 आगे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 4 का 4 ही रहेगा अभी। x की पावर 1-1, x की पावर 0 हो गई क्या, कभी भी x की पावर 0 0 नहीं होती है, x की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 है। तो यहाँ x की पावर 0 मैं लिखूं चाहे नहीं लिखूं, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x+4। अगर इस 3 का अगर मैं डिफरेंशिएशन करना भी चाहूं तो कितना होगा, देखो वैसे तो डायरेक्टली याद रख लेना, d/dx किसी भी कांस्टेंट नंबर का कितना होता है, हमेशा 0 होता है, किसी भी नियत मान का अवकलन हमेशा कितना होता है 0 होता है। यहाँ अगर 3 का डिफरेंशिएशन करना भी चाहते कि सर ये तो रटने वाली बात कर रहे हो, कैसे 0 होता है ये चीज बताई जाए, ये इस फॉर्मूला से ही तो निकली होगी। अरे यहाँ एक्सेप्शन तो होता नहीं है, मैथ्स में एक्सेप्शन थोड़ी होता है, अपवाद थोड़ी होता है कि हाँ ये एक्सेप्शन है, इसको अलग से याद रख लो, इसी फॉर्मूला की हेल्प से निकली है। कैसे निकली अभी, यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर 0 तो लिख सकता हूँ क्या मैं, अरे x की पावर 0 अभी बताया था मैंने कितनी होती है 1 होती है, तो 3 को 3 गुणा x की 0 लिख सकते थे क्या। x की पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है क्या, उसी से बनेगी भी ये चीज। कैसे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है nx की पावर n-1, तो x की पावर 0 का करोगे कितना हो जाएगा 0x की पावर 0-1, अरे 0 से किसी को गुणा कर लो वो 0 ही होनी है क्या। इस कारण से, इस रीजन के कारण स्पेसिफिकली किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, किसी के भी रेस्पेक्ट में किया जाए। समझ में आ गई भी इतनी चीज। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन याद रख लेना आप log x का, d/dx log x कभी भी इस फॉर्म में हो, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x। इस बार एक और सवाल देखने को मिला था, एक और याद रखना, d/dx e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है e की पावर x ही होता है। और इसके अलावा d/dx a की पावर x का क्या होता है a की पावर x log a। ये चेंज क्यों आया सर, a और e में क्या डिफरेंस है, ये e कुछ भी नहीं हो सकता, e की कुछ फिक्स वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग। यहाँ a क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, a कांस्टेंट हो सकता है। जैसे इस बार जो आपके एग्जांपल के फॉर्म में मैं करवा देता हूँ, एक सवाल आया था
डी बाई डी एक्स 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना था। तो 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला काम में लेना है, a की पावर x, a की पावर x log a, मतलब 3 की घात x ऐसा कैसा रहेगा कि इनटू में कितना हो जाएगा log 3। बस यही डिफरेंशिएशन है, इतना ही इसका अवकलन होगा। तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको काम में लेने आने चाहिए डिफरेंशिएशन के। डिफरेंशिएशन के अंदर इतने ही फॉर्मूला होते हैं क्या? नहीं होते हैं भाई, बहुत से और भी फॉर्मूला होते हैं, लेकिन आप सारे फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे। अगर याद कर पाओगे तो आपको अभी तक वो फॉर्मूला आते भी होंगे भी। मैथ्स वाले स्टूडेंट को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि केवल इतने ही फॉर्मूला याद रखना डिफरेंशिएशन में। अरे मैथ्स वालों को भी ये वीडियो न समझ में आए तो भैया अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है मैथ्स में। अब इसके बाद में एक टर्म आती है पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन क्या होता है सर? क्या होता है भाई? अरे आंशिक का मतलब किसी एक अंश का किया जाएगा क्या? पार्शियल मतलब किसी एक पार्ट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा क्या? उसके लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। कोई भी दो फंक्शन है ना, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, तो इसके अंदर डिफरेंशिएशन करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है? किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो और दूसरे को कांस्टेंट मान लो, जैसे v डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। समझ में नहीं आया अभी? नहीं आया कह रहे एग्जाम्पल? तो समझ में नहीं आया, एक ही तरीका है भाई, एग्जाम्पल दिया जाए। जैसे मैं कह देता हूं x इंटू वाई का क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू x। या कुछ और बोलना चाहें, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। चलो भी करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स इंटू वाई। अगर तुम्हें ये बोल दिया जाए y कांस्टेंट है, y नियत है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अभी। अरे जैसे यहां कोई एग्जांपल लिया था ना अभी हमने 4x, तो यहाँ 4 क्या था? कांस्टेंट था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर y वेरिएबल की फॉर्म में है, चर है, मतलब ये अचर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले तो क्या करना पड़ेगा, y को ऐसा कैसा रख दो, dx बाई dx कितना हो गया? 1 हो गया क्या? अरे x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना आया? 1। प्लस कितना आएगा, सॉरी, x dy बाई dx। समझ गए क्या? तो ये वैल्यू कितनी आई? y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये डिफरेंशिएशन का तरीका था। अब ध्यान देना, इसी का हम क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। जब भी डेल बाई डेल एक्स एक्स इंटू वाई का करना है, पार्शियल या आंशिक का मतलब है जिसके रेस्पेक्ट में करने को कहा है उसके अलावा सबको क्या मान लो? कांस्टेंट मान लो। अगर नहीं भी कहा कि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन ओनली वाई होगा। कैसे होगा? क्योंकि y को हमें क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है, नियत मानना है यहाँ पर, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो x अपने पास क्या था? ओनली सिंगल वेरिएबल था क्या? x वेरिएबल है, x का ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे कितना होगा? 1 होगा। अवकलन के जितने नियम होते हैं वो सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन में काम में आते हैं। बस डिफरेंस कितना हो जाता है, केवल उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया हो। समझ गए क्या अभी दोनों फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंस? एक एग्जांपल और बता देता हूं दोनों में अंतर समझाने के लिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में आंशिक अवकलन अलग नहीं है, अभी सेम डिफरेंशिएशन करना है, बस केवल उसके रेस्पेक्ट में करना है। जैसे और सवाल देखें एग्जांपल के तौर पे, तो मैं कह दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ओनली डिफरेंशिएशन करना। y के बारे में तुम्हें क्या कहा है? x और y दोनों ही क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल हैं, अगर इसके लिए d बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। जब भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है इसको किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। जब भी इसका आंशिक अवकलन करना है तो आंशिक अवकलन में ये चीजें चेंज होंगी। कैसे होंगी? पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब केवल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब कितना आ जाएगा? 2x प्लस 4, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वाई स्क्वायर का कितना हो गया? 0। सिमिलर वे में अगर यहां मैं बोल देता डेल बाई डेल वाई की वैल्यू निकालो तो केवल कितनी आती? 2y। तब इन दोनों को क्या मान लेना था? कांस्टेंट मान लेना था। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है थोड़ा बहुत आइडिया हुआ करें।
तो यही चीज होती है अभी अवकलन और आंशिक अवकलन के बारे में। अब कुछ सवाल जो आए थे आपके उनमें और देख लेते हैं, कोई अगर एक आधा सवाल था कुछ ऐसा जो रह गया हो। ये सारे सवाल मेमोरी बेस्ड है भाई, एग्जैक्ट ऐसे ही सवाल आए थे, वो आप ही वेरीफाई करने वाले होते हो। सवाल देखिए भी, देखो लॉग से तो जब भी सवाल आए और लॉग के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना मान के चलोगे, 1/x मान के चलोगे डिफरेंशिएशन। एक सवाल कुछ इस फॉर्म में आया था, भाई z की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी गिवन है, x² प्लस 3x इंटू साइन y। यही उसी का भी पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अवकलन का ही ये क्या है, सवाल है। हम दोनों कर लेते हैं अभी, हम डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं और आंशिक अवकल पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कर लेते हैं। जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना हो भी, अक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी हो, अगर तुम्हें डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालनी हो, जो कि आपको निकालने के लिए कहा गया था, y को अपने आप ही क्या मान लेना है, कांस्टेंट। तो साइन y तो अपने आप पहले से मल्टीप्लाई में था, अब भी मल्टीप्लाई में रहेगा, केवल इसका डिफरेंशिएशन करना है क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2x, 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 3, ये अलग मल्टीप्लाई में भी, यही आंसर आ गया क्या, बस इतना ही आंसर करना था। अगर बोल देंगे सर dz बाई dx भी निकाल के बताओ, तब कुछ अलग आंसर आएगा क्या, बिल्कुल अलग आंसर आएगा। अभी कैसे आएगा, साइन y को कांस्टेंट रखेंगे, अक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो तो कितना आ गया, वही चीज आ गई 2x प्लस 3 सेम आ जाएगा, प्लस एक टर्म और आएगी, इस बार किसको कांस्टेंट में रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अगर dz बाई dx पूछता तो ये आंसर होता, डेल z बाई डेल x पूछा है तो आंसर केवल इतना ही हो गया क्या। एक चीज और देख लेते हैं भाई, वो चीज कौन सी है, अगर यहाँ पे डेल z बाई डेल y पूछ लेता तो क्या करते रहे, क्योंकि सेम सवाल तो आना ही नहीं है भी एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम तो हो चुकी है, इसको भूल जाओ, रद्द हो चुकी है एग्जाम आपकी, दोबारा देनी है। इसके अंदर चाहे कितना ही अच्छा पेपर हुआ हो, कितना ही खराब पेपर हुआ हो, उसको लेकर बैठे रहोगे, कोई इलाज नहीं होना है। तो ऐसा मत मान के चलना कि जो सवाल आए थे उन्हीं को याद कर लेते हैं, बाकी कुछ याद नहीं करना है, सवाल कैसा भी आ सकता है, इसीलिए सारी चीजें बताई जा रही हैं आपको। तो यहाँ देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को क्या मानना है कांस्टेंट, साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस y। बस इतना सा आंसर आ जाएगा, अगर किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करवाता, y के रेस्पेक्ट में। और सवाल कुछ इसी फॉर्म में था भी, 3 की पावर x इसका डिफरेंशिएशन था, इसका डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया 3 की पावर x log 3। तो जो जनरल सवाल थे log के डिफरेंशिएशन के यही थे। पी एंड सी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल आया है ऐसा जनरली किसी ने बताया नहीं भाई, लेकिन आने की संभावना है या नहीं है, मुझसे पूछोगे तो बहुत ज्यादा संभावना है। बाकी यूनिवर्सिटी में क्या आता है वो मैं नहीं बता सकता भाई, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता रहे। तो पी एंड सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी सारे फॉर्मूलाज एक बार डिस्कस जरूर कर लेते हैं अभी हम, आने की संभावना तो है ही। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन काम में लेना जब भी अरेंजमेंट की बात की जाए, कॉम्बिनेशन काम में लेना जब भी सिलेक्शन की बात की जाए, मतलब 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करना है तब क्या काम में लेना है, कॉम्बिनेशन। 5 में से 4 की एक जनरल एग्जांपल है। दूसरी चीज परम्यूटेशन कब काम में लेना, जब किसी भी चीज को अरेंज करना हो, जैसे अरेंजमेंट के लिए एक तरीका और होता है, एक टर्म होती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो जरूर समझना चाहिए, अगर पी एंड सी का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए भी। एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है भी, एन फैक्टोरियल होता है एन, n-1, n-2, ऐसे ही चलते जाओ कहां तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। कम समझ में आया अभी, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं पूछूं 3 फैक्टोरियल निकालो, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है n, n-1 इंटू 2 इंटू 1, ये इसका फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। या मैं कह देता हूं भी 6 फैक्टोरियल निकालो, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चलते जाना है, कहां तक चलते जाना है, एक ना आए तब तक उसको फैक्टोरियल ही करते जाना है। याद रखने वाली चीज है, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो का फैक्टोरियल 0 नहीं होता है भी, याद रह जाएगी ना ये बात।
0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये सवाल बन सकता है भी आपके एग्जाम में। अब मैं दोनों के फॉर्मूलाज बता देता हूँ। एन पी आर का फॉर्मूला हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। आसान सी चीज है भी। अब तो जब भी ये चीज आपसे निकालने के लिए कहा जाए, जैसे मैं कहूं 8C2 की, सॉरी परमुटेशन ही पढ़ा ना हमने, 8P2 की वैल्यू निकालो, तो क्या करना है आपको, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की एक बात, खास बात और होती है, इसको कहीं भी छोड़ सकते थे। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6 × 5 फैक्टोरियल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। मेरी मर्जी है अभी। अरे जहां फैक्टोरियल को छोड़ना चाहो वहां छोड़ सकते हो क्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सर 6 ही क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास 6 फैक्टोरियल नीचे बन रहा था। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 7 56। आंसर हो गया बस। सिमिलर वे में एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये एक टर्म और एक्स्ट्रा आ जाती है। दोनों में अगर मैं रिलेशन बताना चाहूँ आपको, अरे यहां से अगर दोनों में कुछ रिलेशन लिखना चाहो कि सर एनपीआर और एनसीआर को कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो क्या इतनी वैल्यू को मैं एनपीआर लिख सकता हूँ क्या, मतलब कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या, एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर बाई आर फैक्टोरियल। यही एक टर्म एक्स्ट्रा ही क्या। अब सवाल किस इस फॉर्म में पूछे जाएंगे, सवाल इस फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं कि भाई एन पी जीरो कितना होगा। तो एन पी जीरो की वैल्यू निकालनी हो, ये एग्जाम्पल की तरीके से ही ट्रीट कर लेना भाई आप इसको। एन पी जीरो निकालना है, मतलब फॉर्मूला तो वही है क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। एन माइनस जीरो मतलब एन ही फैक्टोरियल हो गया क्या, दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, आंसर कितना आ गया, एक आ गया क्या। सिमिलरली एन सी जीरो की वैल्यू पूछी जा सकती है, एन सी जीरो का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब एन फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल जीरो नहीं होता, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। ये गलती करोगे तुम एग्जाम में, अभी बता देता हूँ, अवॉइड करनी है इसको। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एन पी जीरो और एन सी जीरो दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। पूछे जाने के चांस रहेंगे भी ये चीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। कोई भी वर्ड है उसको पूछ लिया जाए कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल की हेल्प से तुम आसानी से निकाल पाओगे। जैसे मैं कोई भी रेंडम नाम ले लो भाई, जैसे मैं बोल देता हूं किसी का नाम है मान लीजिए रमेश, इसके लिए पूछ लिया गया भी आपको कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसमें लेटर देखो कितने, 1 2 3 4 5 है। सबसे पहले इस पोजीशन के ऊपर इनमें से कोई भी लेटर आ सकता था क्या, मतलब इसके ऊपर 6 लेटर्स आ सकते थे, इसके ऊपर बचे हुए 5 4 3 2 और 1। ये किसका तरीका है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने का। कितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसका तरीका पूछ ले। कितना आ गया 6 फैक्टोरियल। क्या कोई लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, या आर एक ही बार आया, ए भी एक ही बार आया, तो यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। अब ऐसा कोई सवाल होता है जिसके अंदर रिपीट होता है, एक फेवरेट वर्ड है भी आपकी यूनिवर्सिटी का जो बार बार पूछा जाता है कि बनाना को कितने वेज में लिखा जा सकता है। अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखें तो ये सवाल बार बार रिपीट होता रहता है। इसको भी देख लेते हैं, मिलेटर्स कितने हैं, 2 2 4 2 6। आंसर कितना आना चाहिए था 6 फैक्टोरियल, लेकिन 6 फैक्टोरियल आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कुछ वर्ड्स रिपीट हो गए। अरे इस एन और इस एन में डिफरेंस थोड़ी है, दोनों एक ही है क्या। जितनी बार जो लेटर आ रहा है उतनी बार से उससे डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। अरे इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो, मैं बार बार 6 बार ए यही वर्ड लिख दूं और मैं पूछूं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं, तो दिमाग में ये चीज आ रही है कि एक ही अरेंजमेंट हो सकता है ऐसा, तो इनमें से किसी को आगे पीछे कर दो, ये ऐसा कैसा ही दिखेगा क्या। इसमें तो बहुत सी चीजें हो सकती थी, एच को आगे ले आए, एस को आगे ले आए, ई को आगे ले आए, एम को आगे ले आए, ए को आगे ले आए, फिर इनके अंदर इंटरचेंज भी कर सकते होगा। एच को यहाँ फिक्स करके इनको वापस इंटरचेंज करते जाओ, आर सबसे पहले लेकिन ए एम को इंटरचेंज कर दिया, ए ई को इंटरचेंज कर दिया। ऐसे बहुत से तरीके बन सकते थे, या कितने तरीके बन सकते थे, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ रहा होगा। इसको अगर इंटीजर फॉर्म में आंसर होता तो सोल्व करके देख सकते हो क्या, 6 5 30,
24 30 ऐसा ही कुछ आएगा क्या? चलो पूरा मल्टीप्लाई करके बता ही देते हैं भाई। 30 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। 120 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ 720 ऐसा आंसर आ गया क्या? ये आंसर है ना? हाँ, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 720, अगर इंटीजर फॉर्म में लिखना होता आपको। यहां देखो, तो यहां आंसर कितना आना चाहिए? ये अगर सब लेटर्स अलग अलग होते हैं आंसर कितना होता है? 6 फैक्टोरियल। लेकिन यही वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड और हो जाएगा। नंबर ऑफ फेज कितने हुए? एक ही तरीका होगा उसको अरेंज करने का। इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं? ए एन कितनी बार आ रहा है? 2। ए कितनी बार आ रहा है? 3। तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आंसर निकालना हो तो कैसे करोगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो और चाहे मत लिखो। दो दो ही रहता है। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 6। 6 से 6 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। इसको मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 4 20, 20 दिए 60। ये आंसर हो गया क्या? 60 ही तरीके बचे क्या? ये तीनों वर्ड्स ही कितने लेटर के थे? 6 लेटर्स के थे क्या तीनों ही? यहाँ कितने तरीके टोटल? 720 तरीके, जब सारे वर्ड्स डिफरेंट थे। यहाँ एक लेट सॉरी वर्ड नहीं लेटर, यहाँ एक लेटर 2 बार आ रहा था, एक लेटर 3 बार आ रहा था, उससे डिवाइड किया कितने तरीके बचे? 60 तरीके। यहाँ सारे लेटर्स सेम थे, केवल कितना तरीका? एक ही तरीका है क्या? ठीक है भाई, समझ में आ गया अभी ये सवाल भी सभी के। तो ऐसा सवाल आ जाए तो सोल्व कर दोगे अब आप सभी। एक सवाल है एनपीआर और एनसीआर को मिक्स करके सवाल बनाया जा सकता है। यहाँ मतलब कुछ भी वैल्यू लिख देगा। जैसे आपसे कह दिया एन सी आर इज इक्वल टू 720 एन पी आर, और कह देगा आर फैक्टोर आर की वैल्यू निकालो। चलो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लेते हैं अभी। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720, उल्टा लिख दिया गया भाई सवाल को हमने, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, एन माइनस आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल हो जाएगा 720 डिवाइड में आएगा, ऐसा नहीं चलेगा। बदल देते हैं, भी अपनी हाथ में है ना सवाल। तो 720 मान लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था। आर फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए कहा था कि आर फैक्टोरियल उधर मल्टीप्लाई में गया, आर फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी? 720। 720 क्यों लिखा? क्योंकि अभी अपने पास 720 पता था। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई? 6, क्योंकि 6 का फैक्टोरियल करने पर ही कितना आएगा? 720। जब भी वैल्यू आ जाए और फैक्टोरियल नहीं पता, एक से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 गुणा करते जाओ, जब आंसर आ जाए वहां रुक जाओ। आर की वैल्यू कितनी? 6। यही आर की वैल्यू ना पूछ के आर फैक्टोरियल की वैल्यू पूछ लेता, आंसर कितना हो जाता? 720। ये सवाल आता रहता भी एग्जाम में आता रहता है। तो इन कुछ सवाल हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। अगर ऐसे सवाल बनते हैं तो मैंने आपको सारे सवाल बता दिए हैं भी। इससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल बन सकते थे। इसके अलावा और कौन सा टॉपिक बचता है अभी अब आपका? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता वाला टॉपिक बचता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल का आउटकम। अरे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब उसके टोटल चांस कितने हैं, और हमें जो काम करवाना है उस चीज के चांस कितने हैं। प्रायिकता निकालने का सीधा सा तरीका क्या है? जैसे एक सिक्का है, उसमें दो चीजें आ सकती हैं, क्या क्या? हेड और टेल। यही सेम चीजें पढ़नी होती हैं भाई, यही सेम चीजें मैंने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ाई है। यही ये है, कुछ चीजें ऐड हुई होंगी, कुछ चीजें ऐसा है जो एग्जाम में आ चुकी हैं, वो तुमने एक्स्ट्रा देखी होंगी। बाकी एग्जाम में जो सवाल आते हैं लगभग ऐसे से ही आते हैं। टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? दो हो सकती है क्या? अगर मैं कह दूं हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो भी 1/2। टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, तो भी 1/2। एक यहाँ मैंने डाइस रख दी। डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। पासे पर कितनी प्रोबेबिलिटीज है? एक भी आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, मतलब 6 चीजें आ सकती हैं क्या? मैं कहूँ एक आने की कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/6। मैं कह देता हूँ इसी को दोबारा उछाला और दोबारा एक आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो दो बार, मतलब 1,1 आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही पासे को दो बार उछाला जाए तो 1,1 5/5 6, सॉरी 5/5 नहीं, 5,5 6,6 आने की प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 1/36। टोटल 36 प्रायिकताएं बन जाएंगी अभी वहां पर। मैंने कहा, क्या कहा भाई?
कि एक सिक्का है उसको 2 बार उछाला गया, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता कितनी है, तो दोनों बार टोटल चांस कितने होंगे 4। हेड कितनी बार आ सकता है 2 बार, उल्टा लिख दिया ना। अरे एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2। दूसरी बार भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2 ही थी क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/4। कैसे भी कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते थे, इसको दोबारा उछाला, पहली बार उछाला तो हेड आ गया, दोबारा भी हेड आ जाए, दोबारा टेल भी आ जाए, दोबारा हेड आ जाए, दोबारा टेल भी आ जाए, तो यहाँ 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से बन रहे थे सिक्के में, आसानी से समझ सकते हो क्या, कौन कौन से बने, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसका मतलब समझो रे, पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर हेड आ गया, पहले पर हेड आया, दूसरे पर टेल आया, पहले पर टेल आया, दूसरे पर हेड आया, पहले पर भी टेल आया, दूसरे पर भी टेल आया। मैंने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी थी, हेड हेड आने की, कितनी हुई 1/4। यहां से भी वही आ रही है क्या, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालने का मतलब क्या होता है, फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस, या फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जो चीज हमें चाहिए उसका क्या संभावना है, वो कितनी बार हो रही है, मतलब बट्टा कुल चीजें कितनी बार हो रही हैं। तो हमें हेड को मैं हेड चाहिए था, कितनी बार आ रहा है 1 बार, कुल कितनी चीजें हैं 4, 1/4 आ गई क्या प्रोबेबिलिटी। समझ गए क्या प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, बेसिक सा एक आइडिया हुआ होगा। 100 में क्वेश्चन करवाया था, याद न हो तुम्हें, क्या था अभी वो सवाल, ऐसा कुछ सवाल करवाया था ना तुम्हें, एक बैग के अंदर कुछ बॉल्स हैं, वो कॉम्बे परमुटेशन, सॉरी उसका किसका था, कॉम्बिनेशन से मिक्स्ड सवाल था। कॉम्बिनेशन के सवाल मैंने बताया नहीं, वो एक बार और बता देता हूं मैं। कॉम्बिनेशन मतलब जब भी कहा जाए ना 11 लोग हैं और 4 लोगों की टीम बनानी है, तो 11 में से 4 लोगों की टीम बनाने के लिए कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है 11C4 और आंसर निकाल देना है। समझ गए, तो ये चीजें थ्योरी में होंगी, आपको खुद को समझनी पड़ेंगी जब भी कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, सॉरी सिलेक्शन की जब भी बात की जा रही है कि इतने लोगों में से इतने को सिलेक्ट करना है। कह दिया कि 11 लोग हैं, 4 लोगों की टीम बनानी है, 15 लोग हैं, 15 में से 11 लोगों की टीम बनानी है, कितनी प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, तो वो आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो क्या, कॉम्बिनेशन वाले से। कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। समझ में आई भी चीजें, यहाँ प्रोबेबिलिटी में मैंने जो चीजें बताई वो समझी क्या आपने, बेसिक बेसिक समझ जाना भाई प्रोबेबिलिटी से। मैंने बहुत बार सवाल नहीं देखे, हो सकता आ जाए तो इनसे रिलेटेड आपके सवाल सोल्व हो जाएंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, इन टॉपिक्स को ढंग से करके चले जाओ भी। बाकी केमिस्ट्री के अंदर कोशिश ये करो कि जो चीजें आपने पहली बार में नहीं पढ़ पाए थे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने लगभग चीजें पहली बार में पढ़ ली होंगी, तो जो चीजें आप पहली बार में नहीं पढ़ पाए थे उन चीजों को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है अभी। क्योंकि एग्जाम का पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता है पता नहीं लगाया जा सकता। अरे केमिस्ट्री का पेपर इस बार जैसा आया है, इस बार जो केमिस्ट्री का पेपर आया था वो ठीक था, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ठीक ठाक था, बस कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे, 12-13 क्वेश्चन थे जितने आ सकते हैं। नॉर्मल आपको उतनी तैयारी रखनी चाहिए थी और उतनी तैयारी आपको करवा भी दी गई थी। अब पेपर अच्छा नहीं हुआ उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दूसरा बाकी पेपर खराब हुए हैं वो तो आपके हाथ में है नहीं, केमिस्ट्री का पेपर आपके हाथ में है, तो केमिस्ट्री का पेपर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करना भी इस बार। और जो पेपर आपके बैक रहेंगे वो आपके सेमेस्टर सेकंड के साथ लगेंगे शायद, तो उनमें भी ज्यादा टेंशन मत लो, कोई पेपर खराब हो गया तो सेमेस्टर सेकंड के साथ वो दोबारा लग जाएगा भी। तो जो भी हमने कंसेप्ट डिस्कस किए आप सभी को समझ में आए होंगे भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।